हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे इंस्टीट्यूट में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज कानपुर। बड़ा हम डिस्कस करने जा रहे हैं एल्केन्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। एल्केन्स का प्रिपरेशन हम लोग डिस्कस कर लिया प्रीवियस सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। यदि फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो एल्केन एक नॉन पोलर कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत नेगेटिव होता है, इसलिए नॉन पोलर कंपाउंड है। इसलिए ज़्यादातर इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो नॉन पोलर कंपाउंड होने की वजह से सॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। एक कार्य है यह हाइड्रोफोबिक होता है, इसीलिए इसे यूज़ करते हैं एज अ लुब्रिकेंट या एज अ मेटल प्रिजर्वेटिव, क्योंकि यदि मेटल जो है वो वाटर सिलेक्शन करके उसमें कोरोजन होता है। लेकिन यदि इसका हम कोटिंग करते हैं, एल्केन्स की पैराफिन्स की कोटिंग की जाती है, तो क्या होता है कोरोजन का रेट कम होता है और उसे प्रिजर्व किया जाता है। साथ ही यदि हम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जनरली एटॉमिक मतलब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाने पर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो साइज ऑफ एल्केन बढ़ेगा, और साइज ऑफ एल्केन बढ़ेगा तो क्या होगा, वन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आपको पता है वन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। यदि हम लीनियर की बात करें, एन एल्केन्स की बात करें, तो जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, साइज ऑफ एल्केन बढ़ता जाएगा, साइज ऑफ एल्केन बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लगेगा वन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। इसलिए मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाने के साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। एल्केन्स आर नॉन पोलर, हेंस डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्योंकि एल्केन्स आपके नॉन पोलर कंपाउंड है, इसीलिए यह नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। दे आर हाइड्रोफोबिक। दे आर हाइड्रोफोबिक मतलब बड़ा क्या, वाटर हेटिंग, क्योंकि इसमें आपका नॉन पोलर इसलिए क्या है, वाटर हेटिंग। दे आर हाइड्रोफोबिक हेंस वाटर हेटिंग बिकॉज दे नॉट डिसॉल्व इन वाटर। फॉर दिस रीजन इट बिहेव एज गुड लुब्रिकेंट, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व होता है, बिहेव एज गुड लुब्रिकेंट। जैसे वैक्स वगैरह पैराफिन वैक्स वगैरह बनते हैं वो सब एल्केन से ही बनते हैं। एंड प्रिजर्वेटिव फॉर मेटल, मेटल के प्रिजर्वेशन में भी यूज करते हैं बेटा। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रिवेंट कोरोजन, इसके कोटिंग से क्या होता है, कोरोजन नहीं होता है, इसीलिए इसे मेटल प्रिजर्वेटिव के लिए यूज करते हैं। किसको? एल्केन को। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस। मॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीजेस एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस ऑफ इंक्रीजेस बिकॉज लार्जर मॉलिक्यूल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया एंड एरिया और इंक्रीजेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि जब मॉलिक्यूल का लार्जर होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा। जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ज्यादा लगेगा, और जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल लगेगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। आगे बात करते हैं। देखिए मेथेन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एथेन का, उससे ज्यादा होगा प्रोपेन का, फिर उससे ज्यादा ब्यूटेन का, फिर पेंटेन का, फिर हेक्सेन एंड सो ऑन। जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। अब हम बात करते हैं आइसोमेरिक एल्केन की, यानी आप उसमें ब्रांचिंग करते हैं। जैसे ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, पेंटेन है, आइसोपेंटेन है, नियोपेंटेन है, उसकी बात करते हैं। वहां लिखा है एमंग आइसोमेरिक एल्केन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। एमंग आइसोमेरिक एल्केन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस। क्यों? बिकॉज सरफेस एरिया डिक्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ाते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट घटता जाएगा। जैसे ब्रांचिंग बढ़ाते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। क्यों घटता जाएगा? क्योंकि सरफेस एरिया कम होता जाएगा। देखिए ऐसे देखा है एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, ये क्या बेटा आइसो पेंटेन, और ये आपका है नियोपेंटेन। ये क्या बेटा आपका नियो। नॉर्मल पेंटेन कोई ब्रांचिंग नहीं है, आइसोपेंटेन में थोड़ी सी ब्रांचिंग और नियोपेंटेन में ज्यादा ब्रांचिंग है। तो सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट होगा नॉर्मल पेंटेन या एन पेंटेन का, उससे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा आइसोपेंटेन का, और नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा क्योंकि इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, सरफेस एरिया कम है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। तो आपको ध्यान रखना, गांठ बांध के रख लीजिए कि जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि सरफेस एरिया कम होगा। जब सरफेस एरिया कम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल कम होगा। आगे बात करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। Melting point generally increases with increasing molecular weight, but increment is not regular. Melting point में आपका जब हम molecular weight बढ़ाते हैं तो बढ़ता है, लेकिन उसका जो इंक्रीमेंट है वो रेगुलर नहीं होता। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट में रेगुलर था, वहाँ रेगुलर नहीं होता। क्या फर्क है? एन एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन, जो इवन नंबर कार्बन एल्केन होगा
उसका n alkane with even number carbon atom have much higher boiling point than next lower n alkane with odd number वाले एल्केन से जो इवन नंबर वाला एल्केन होगा उसके हायर वाला उसका बॉइलिंग पॉइंट इवन वाले का ज़्यादा होगा, क्योंकि बेटा होता क्या है कि पैकिंग इवन वाले के अच्छे से हो पाती है, जो क्रिस्टल पैकिंग है वो अच्छे से पाती है। तो समझिए इसको कैसे, जैसे हम बताते हैं आपको, ये क्या है, ये है आपका 1 2 3 4 ब्यूटेन, देखिए पैकिंग। और आपका जो ये है, ये क्या है, प्रोपेन का आपका ऐसे आएगा तो बनाने, लेकिन ये ऐसे आ गया तो क्या होगा, पैकिंग अच्छी नहीं होगी, ऐसे आएगा पैकिंग अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या है, किसी भी तरह से ऐसे है चाहे पलट गया, हमेशा पैकिंग क्या होगी, अच्छी होगी। तो इवन नंबर कार्बन के जो एल्केन होंगे उनमें पैकिंग अच्छी होती है, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑड नंबर वाले एल्केन से। लोअर जो लोअर ऑड नंबर वाले उससे बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इनका ज्यादा होता है। तो हमने देखा बिकॉज एन एल्केन विद इवन नंबर कार्बन एटम आर मच सिमेट्रिकल, मतलब मोर सिमेट्रिकल, मच मोर सिमेट्रिकल, हेंस क्लोजली पैक्ड इन क्रिस्टल लैटिस देन ऑड नंबर ऑफ कार्बन। जैसे हमने ले रखा एग्जांपल एन प्रोपेन, एन ब्यूटेन और एन पेंटेन। तो देखिए एन प्रोपेन आपका ऑड नंबर कार्बन का है, एन ब्यूटेन इवन नंबर कार्बन है और एन पेंटेन भी आपका ऑड नंबर कार्बन है। लोअर वाले इसका वॉल्यूम 86 केल्विन है, और जबकि एन ब्यूटेन जो कि इवन वाला उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, 86 से 130 बहुत ज्यादा है, गैप बहुत ज्यादा है। लेकिन फर्दर जब आप ऑर्डर में आता है तो वॉल्यूम पॉइंट देखिए बहुत थोड़ा सा बढ़ा, सिर्फ 5 केल्विन बढ़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोज पैकिंग है इसलिए इसका वॉल्यूम पॉइंट ज्यादा है, यहाँ पर क्लोज पैकिंग है इसलिए इसका वॉल्यूम पॉइंट इंक्रीमेंट बहुत कम है। जबकि यहाँ देखिए ऑड वाले से इवन वाले में इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा है, एक्सेन वाले का वॉल्यूम पॉइंट भी बहुत ज्यादा होगा। रीजन वही है क्योंकि जितनी अच्छे से पैकिंग होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोल्ड ऑर्डर उतना ज्यादा लगेगा और मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। कॉपी कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, खास तौर से ब्रांचिंग वाले में तो कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है आपका देकर, इसलिए आपको सारे कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, इसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया बेटा। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। तो एल्केन्स की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसीलिए पैराफिन्स भी कहते हैं कि रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। कि रीजन क्या है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन दोनों ही बॉन्ड क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। जब दोनों ही बॉन्ड नॉन पोलर है, पोलैरिटी नहीं है, तो रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। इसीलिए एल्केन्स आपके ज्यादातर जो रिएक्शन देते हैं वो देते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है बेटा, एल्केन्स आर जनरली गिव फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसी की हम लोग बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन की बात करते हैं। एल्केन्स आर फाउंड to be least reactive of all the hydrocarbon, since carbon and carbon hydrogen bonds are non-polar and very होता क्या है, कार्बन लीस्ट रिएक्टिव होता है, क्योंकि उसमें एल्केन आपका जो है, एल्केन आपका लीस्ट रिएक्टिव होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एल्केन में जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, वह नॉन पोलर बॉन्ड है और उसका बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसकी वजह से इसमें रिएक्शन करने की क्षमता बहुत कम होती है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। ये ज़्यादातर रिएक्शन जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर प्रेशर देते हैं और साथ ही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देते हैं। बात करते हैं टिपिकल reaction of alkane are free
रेडिकल substitution reaction. Typical reaction of alkanes are free radical substitution reactions. उसमें हम डिस्कस करते हैं पहला हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनिशिएटेड बाय, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या बनना होता है? फ्री रेडिकल बनना होता है। इनिशिएटेड बाय लाइट। कौन सी लाइट है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, पेरोक्साइड और रेडिकल्स के द्वारा आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इनिशिएट होती है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा आपका है वो हैलोजिनेशन है। 3 स्टेप रिएक्शन होती है। कौन सी स्टेप रिएक्शन होती है? 3 स्टेप रिएक्शन। 3 स्टेप रिएक्शन। जितनी भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी बेटा वो 3 स्टेप रिएक्शन होगी। कौन कौन सा? इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। ये ध्यान रखना को, इनिशिएशन में 1 स्टेप होगा, प्रोपगेशन में 2 स्टेप होंगे और टर्मिनेशन में 3 स्टेप होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितनी भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी सब में 3 ही स्टेप होगा, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होगा? फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, प्रोपगेशन में वही फ्री रेडिकल आपका फर्दर फ्री रेडिकल्स बनाएगा और टर्मिनेशन में क्या होगा? फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे। तो हम लोग चलते हैं ऐसा करते हैं। इस स्टेप में पहला स्टेप है इनिशिएशन। हम हैलोजिनेशन का डिस्कस कर रहे हैं। हैलोजिनेशन मतलब होता है आपका, हैलोजन आपकी है तो देखिए ध्यान से, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे H। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब रिलेशन का फ्री रेडिकल फॉर्म होना तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, तो बना क्या? 2, या फिर हम इसको इस तरह कर सकते हैं X फ्री रेडिकल प्लस अगेन X फ्री रेडिकल, या इसी का हम 2X फ्री रेडिकल भी लिख सकते हैं। इनिशिएशन हो गया ना, इनिशिएशन में क्या हुआ? फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हुआ। सनलाइट रेडिकल मतलब की रिएक्शन इनिशिएट होगी, चाहे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा, चाहे किसी रेडिकल के द्वारा, चाहे किसी पेरोक्साइड के द्वारा। लेकिन इसमें क्या होगा? फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले क्या फॉर्मेशन होगा? फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा। फिर अगला स्टेप आपका है, दूसरा स्टेप है प्रोपोगेशन। क्या नाम होगा इसका? प्रोपोगेशन स्टेप। इसमें क्या होगा? इसमें ये 2 स्टेप। पहला आपका जो आपका बड़ा एल्केन होगा उसमें जो कार्बन H बॉन्ड होगा, मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हमने इसे लिखा RH। वो क्या करेगा? वो जब जो आपका रेडिकल इनिशिएटर बना था X रेडिकल, वो क्या करेगा? इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दिए बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन ये लेके निकल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये लेके, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा। यानी क्या फॉर्म होगा? फॉर्म होगा आपका R रेडिकल प्लस HX, R रेडिकल प्लस HX। ध्यान दिए बेटा कैसे हुआ? इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो R रेडिकल हो गया, और ये H जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो यहाँ पर X के पास 1 इलेक्ट्रॉन थे तो एक सिंगल बॉन्ड बन गया। कहाँ बन गया? हाइड्रोजन और X के बीच में एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप है वो क्या है? ये जो R रेडिकल है ये X के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा जब, तो वहाँ भी होगा, ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन लेके ये वाला X चला जाएगा, इस वाले से कंबाइन कर लेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। क्या फॉर्म होगा? फॉर्म होगा RX प्लस X रेडिकल। प्रोपोगेशन के 2 स्टेप होते हैं। जो आपका रेडिकल बिना था उसने क्या किया? उसने यहाँ से R रेडिकल फॉर्म कर दिया, HX में कन्वर्ट हो गया, और आपका जो R रेडिकल है वो दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ X जो कि आपने ले रखा है रिएक्शन करा रखा है रिएक्शन का, उससे जो है RS बनाता है। अब आता है लास्ट स्टेप टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या है? 3 स्टेप है। पहला स्टेप जो R रेडिकल्स बन रखे हैं सारे, R रेडिकल्स कंबाइन करेंगे X रेडिकल से। टर्मिनेशन क्या होता है? सारे रेडिकल्स आपस में कंबाइन करते हैं,
तो फॉर्म होगा आर एक्स। फिर इसमें एक्स रेडिकल जो बच जाएगा वो एक्स रेडिकल से कंबाइन करके बना देगा x2, और कुछ आर रेडिकल, सम आर रेडिकल आपस में भी कंबाइन होंगे और बनाएंगे आर। तो 3 स्टेप रिएक्शन है आर। ओके, 3 स्टेप रिएक्शन है। इसमें आपका 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। इनिशिएशन, जिसमें रेडिकल फॉर्मेशन होगा, प्रोपेगेशन, जो रेडिकल फॉर्म हुआ वो आगे रिएक्शन करेगा, और टर्मिनेशन में क्या होगा, रेडिकल्स खत्म हो जाएंगे और मॉलिक्यूल रेडिकल्स आपस में कंबाइन होके, मतलब मॉलिक्यूल में रिएक्शन में जितने भी रेडिकल्स हैं वो आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे। 3 स्टेप रिएक्शन है। और आगे देखिए, इसमें कुछ पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं वो क्या है। फ्री रेडिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है आपको। फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन takes place only when all propagation steps are exothermic। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सोथर्मिक। तभी आपका फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा जब ये दोनों स्टेप क्या, प्रोपेगेशन स्टेप क्या होंगे, एक्सोथर्मिक होंगे। इनमें से कोई एक भी एंडोथर्मिक होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए क्या है, फ्री रेडिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन ऑल प्रोपेगेशन स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना बेटा। इधर कॉपी कर लिया, सब कॉपी कर लिया बेटा। ये स्टेप्स आपको ध्यान रखना है। मैं आपको और इसमें कई पॉइंट बताऊंगा, जितने पॉइंट बताया उन पॉइंट्स का तो याद ध्यान रखिए, क्योंकि पॉइंट से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। अगला क्या ध्यान रखना है आपको, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर वो ध्यान रखिए आप। फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। अगला बेटा क्या, HF, देन HCl, देन HBr, देन HI। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है क्या, जो स्टेप यहाँ पे था ये वाला स्टेप है, इसमें आपको ध्यान रखना है कौन सा हाइड्रोजन इसमें पार्टिसिपेट करेगा। इसके लिए आर रेडिकल के लिए उसमें आपको ध्यान रखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, बेटा कॉपी कर लिया आपने, क्योंकि बेटा फ्री रेडिकल रिएक्शन है, इसमें फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है मोर स्टेबल फ्री रेडिकल ही प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म करेगा। यानी रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो मोर स्टेबल वाले फ्री रेडिकल से प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म होंगे। तो उदाहरण आपको RH की बात करें तो कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, तो उसमें आपको ध्यान रखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एज ऑफ abstraction of different kinds of hydrogen। तो टर्शरी हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन, फिर उसके बाद प्राइमरी हाइड्रोजन, और देन सेकेंडरी हाइड्रोजन, देन टर्शरी हाइड्रोजन, देन सेकेंडरी हाइड्रोजन, देन प्राइमरी, देन ये। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब सेकेंडरी वो टर्शरी हाइड्रोजन से H निकल जाएगा तो टर्शरी कार्बोनाइड फॉर्म होगा। टर्शरी कार्बोनाइड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। जब सेकेंडरी हाइड्रोजन निकल जाएगा तो सेकेंडरी कार्बोनाइड फॉर्म होगा, कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। टर्शरी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी फ्री रेडिकल की, फिर प्राइमरी, देन CH3 फ्री रेडिकल की। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर का एक क्रम है, इसीलिए यहाँ से H एब्स्ट्रैक्ट होने का भी ऑर्डर वही होगा। ठीक, अब हम लोग सॉरी एक रिएक्शन लिखते हैं आपको, फिर आपको हम कुछ और चीजें इसमें ध्यान रखना बताते हैं। जैसे देखिए ये रिएक्शन है CH3 CH2 CH3, इसका Cl2 से रिएक्शन कराते हैं H के प्रेजेंस में, क्या क्या फॉर्म होगा
तो देखिए बेटा इसमें कंडीशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन होगा, अपस्ट्रेट का सब्स्टिट्यूशन होगा। तो देखिए दो तरह के इसमें वो है आपका हाइड्रोजन, ये आपका प्राइमरी हाइड्रोजन इसमें, यहाँ सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो फॉर्म क्या क्या होगा, फॉर्म आपका होगा CH3 CH Cl CH3, ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। क्यों मेजर होगा, क्योंकि ये फॉर्म हुआ है अब्स्ट्रैक्शन ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन के। और दूसरा जो बनेगा वो आपका होगा CH3 CH2 CH2 Cl, ये होगा आपका माइनर, क्योंकि सेकेंडरी फ्लूइडिकल का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है इसलिए उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, जबकि प्राइमरी फ्लूइडिकल का स्टेबिलिटी उससे कम होता है इसलिए उसका प्रोडक्ट कम बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन जब भी दिया जाएगा तो फ्लूइडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको ध्यान रखना होगा कि यदि टर्शियरी है तो उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, सेकेंडरी को उससे कम, प्राइमरी उससे कम। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन आपको दे रहे हैं हम, देखिए इसमें यदि Cl2 1 मोल लिख दिया, ठीक है बेटा, Cl2 1 मोल लिखा है, यानी एक ही आपका रिएक्शन करना है, तो प्रोडक्ट आपका वन एंड ओनली बनेगा क्या, CH3 CH Cl। यदि आपसे दे दिया CH3 C CH3 CH3 B, ये आपको दे दिया, और यहाँ आपको दे दिया Cl2 H। तो देखिए प्राइमरी हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है, सर वी आपको लगाना ही है, हमको प्रोडक्ट लिख के बैठे हमने, यहाँ हाइड्रोजन लगाया है, ठीक, वो तो उसके बाद लगेगा। और ये वाला टर्शियरी कार्बन है, तो आपको पता है टर्शियरी वाला हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा होगा, तो टर्शियरी वाले का ज़्यादा होगा, प्राइमरी वाले का बहुत कम है, तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल इसमें प्रोडक्ट बनेगा। यदि नहीं भी लिखा है 1 मोल तब भी आपको बनाना यही है, CH3 ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन रिएक्शंस का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्म होगा। यदि हम इसी में बात करें, ध्यान दीजिए, CH3 यहाँ पे H न्यू Cl2 कर दें, तो देखिए क्या करेगा बेटा, ये सारा सब्स्टिट्यूशन कर देगा और फॉर्म होगा, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इसने मोल डिसाइड नहीं किया, तो फॉर्म होगा CCl3। यदि ये 1 मोल कर दे H न्यू Cl2 1 मोल, तो फॉर्म होगा आपका CH2। ऐसा इसलिए बेटा कि जो बेंजीन फ्लूइडिकल होता है उसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा होती है, क्योंकि रिंग में न्यूट्रलाइज होता है, इसलिए यदि ये इसका रिएक्शन कराएंगे तो आपका ये फॉर्म क्या होगा, CCl। ये एक्सेस में होगा, ये एक्सेस में होगा नहीं भी होगा, सारे का रिएक्शन कर जाएंगे और फॉर्म होगा आपका CCl3। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, आपको कैसे देगा, 1 मोल देगा सिर्फ एक होगा, अदरवाइज पूरा हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए, फिर आगे हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। इसमें जितनी भी रिएक्शन होगी ज़्यादातर फ्लूइडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगी। इधर कॉपी कर लिया बेटा। बात करते हैं नाइट्रेशन की, थोड़ा ध्यान दिए, नाइट्रेशन में पूछा नहीं गया अब तक क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको रिएक्शन याद है, बाई चांस पूछ ही ले तो आपको थोड़ा प्रोडक्ट सामने से गुजरा रहेगा, आपको सामने से, तो आप कर सकते हैं। नाइट्रेशन ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा, फ्लूइडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो देखिए CH3 CH2 CH3 इसका रिएक्शन करा रहे हैं HNO3 से, गैसियस में है, टेम्परेचर 425 से 675 केल्विन के बीच है। तो प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपका CH3 CH2 NO2 प्लस CH3 CH3 NO2 प्लस CH3 CH2 NO2 प्लस
CH3 जितनी भी संभावना है यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, यहाँ से फॉरकेट कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, ये बनेगा, दूसरा वाले पार्ट से ये बनेगा। तो 4 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे? 4। जबकि अकेला आपका यदि CH4 रिएक्शन करेगा किससे? HNO3 से, टेम्परेचर प्रेशर वही है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म होगा CH3NO2, फिर होगा CH3NO2 प्लस H2। यदि आपका CH3 यानी C2 एसिड रिएक्शन करेगा किससे बेटा? HNO3 से, टेम्परेचर वही है, तो आपका दो तरह का फॉर्म होगा। एक आपका फॉर्म होगा CH2NO2 प्लस CH3। ये ध्यान रखना आपको कि सारे फॉरकेटों की जितनी संभावना है, इसमें 4 प्रोडक्ट की संभावना है, इसमें सिंगल प्रोडक्ट और इसमें 2 प्रोडक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको हम रिएक्शन बता रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। एल्केन में ये रिएक्शन आपको, एल्केन में हैलोजिनेशन के स्टेप्स सारे याद रखने हैं, और बाकी जो आज बताने जा रहे हैं अभी वो रिएक्शंस याद रखनी है, क्योंकि वो पूछी जाती हैं, तो पूछी गई है कई बार। तो देखिए क्या है, आइसोमराइजेशन। यानी नॉर्मल से ब्रांच एल्केन बन जाता है। जैसे देखिए CH3 CH2 CH2, इसका नाम क्या है? इसका नाम है N-ब्यूटेन। क्या नाम है इसका? N-ब्यूटेन। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 से, तो फॉर्म होगा आपका क्या? आइसोब्यूटेन। क्या फॉर्म होगा? आइसोब्यूटेन। इसका नाम क्या है? आइसोब्यूटेन। और जब आपका N पेंटेन लेते हैं, यानी CH3 CH2 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 CH3, इसका नाम है N पेंटेन। तो इसकी रिएक्शन कराती है एनहाइड्रस AlCl3 से, तो फॉर्म होगा आपका आइसोपेंटेन। तो फॉर्म होगा आइसोपेंटेन, और ये क्या होगा आपका? आइसोपेंटेन। और फॉर्म होगा नियोपेंटेन। क्या फॉर्म होगा? आइसोपेंटेन फॉर्म होगा और नियोपेंटेन। इसका नाम क्या है? नियोपेंटेन। आइसोपेंटेन फॉर्म होगा और नियोपेंटेन फॉर्म होगा। अगला रिएक्शन है आपका एरोमेटाइजेशन। अगला क्या बेटा? एरोमेटाइजेशन। कॉपी कर लीजिए इसको। अगला रिएक्शन आपको ध्यान रखना है, आइसोमराइजेशन बहुत ध्यान रखना आपको। आइसोमराइजेशन और उसके बाद एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन क्या है? C6H14, यानी जब हम हेक्सेन को लेते हैं, ये क्या होता है आपका? हेक्सेन का रिएक्शन कराते हैं किससे? Cr2 3 क्रोमियम ऑक्साइड और Al2 3 की प्रेजेंस में, तो आपका बनता है C6H6। क्या बनता है? C6H6। और इसमें से आपका 4H2 निकल जाता है। ठीक है, 4H2 निकल जाता है। तो आते हैं ऑक्सीडेशन पर। इस पर आते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन 3 तरह होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंबशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 3 तरह का होता है। तो कंबशन आपको पता है बहुत आसान है। ये जो है आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन या और कंबशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंबशन, इसमें क्या होता है? CH4 प्लस 2O2 बनता है CO2 प्लस 2H2, या फिर C2H6 प्लस O2। क्या फॉर्म होगा? 2CO2 प्लस 3H2O। कितना होगा? 3 और 7,
7/2। ओके, अब आते हैं बात कंट्रोल ऑक्सीडेशन की। इसकी बात करते हैं कंट्रोल ऑक्सीडेशन की। कंट्रोल ऑक्सीडेशन कंबशन में बेटा क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसका यूज करते हैं हम लोग, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें फ्यूल में यूज करते हैं, एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली है, मैन मेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल ऑक्सीडेशन में क्या होता है, CH4 का ऑक्सीडेशन कराते हैं, मेथेन का ऑक्सीडेशन कराते हैं कॉपर ट्यूब में, इसमें कॉपर ट्यूब में 475 केल्विन और 100 ATM टेम्परेचर पे। आपको इसमें टेम्परेचर वगैरह याद नहीं करना होता है, सिर्फ आपको प्रोडक्ट याद करना होता है। तो मेथेन फॉर्म होता है, और जब इसी का रिएक्शन कराते हैं, कैटलिस्ट बदल देते हैं, कैटलिस्ट क्या होता है बदल देते हैं, यहाँ पर यूज़ करते हैं मोलिब्डेनम ऑक्साइड, क्या यूज़ करते हैं बेटा, मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज़ करते हैं, तो फॉर्म होता है आपका फॉर्मल्डिहाइड। क्या फॉर्म होता है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म होता है। जब कॉपर यूज करते हैं तो मेथेनॉल, और जब मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज करते हैं तो फॉर्म होता है आपका फॉर्मल्डिहाइड। ये आपको ध्यान रखना है कौन से कैटलिस्ट यूज करने पे कौन सा फॉर्म होता है। अगला बेटा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, यानी विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कॉपी कर लिया बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आइसोमराइजेशन याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें आपको जो चीज ध्यान रखना है, आइसोमराइजेशन, एनोडाइजेशन और हैलोजिनेशन, ये 3 रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल से एल्केन्स के लिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जैसे आपने ये आपका इसका आप ऑक्सीडेशन कराते हैं, एल्कलाइन अल्कोहलिक KOH से कराते हैं बेटा, अल्कोहलिक KMnO4 से, एल्कलाइन है एक्चुअली, अल्कोहलिक होता नहीं, एल्कलाइन KMnO4 बेसिक मीडियम है KMnO4 के साथ, और हीट करते हैं तो इसमें बेटा एक प्रोडक्ट बनता है टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। क्या बनता है, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको फिर बार कहा कि आपको एल्केन्स में हैलोजिनेशन, एरोमेटाइजेशन और आइसोमराइजेशन, ये 3 रिएक्शन खास तौर से ध्यान रखनी है, तो क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल सेक्शन पे आपको कौन कौन से स्टेप बताया मैंने वो ध्यान रखना है, और क्या क्या होता है उसे ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपको जो आपने बुक ले रखी है उससे क्वेश्चन करिए। एल्केन्स हमने आपको कंप्लीट कर दिया, अगली मुलाकात में हम जो नेक्स्ट होगा उसमें हम लोग एल्कीन्स स्टार्ट करेंगे। क्यों बेटा, कैसा लगा लेक्चर, कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।